दो मामलात पर हमें बात करनी है। एक मामला है जी पाकिस्तान का, जिसको हम अंदरूनी मामला कहेंगे अपना, और वो अंदरूनी मामला जो है वो हुकूमती मामला है। और हुकूमती मामला आपने देख लिया किस तरीके से जहांगीर तरीन साहब की हिमायत में एक ग्रुप खड़ा हुआ है, और वो जो ग्रुप है वो बाकायदा उसका क़याम अमल में आया है। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप है ना वो। अब वो हम ख्याल ग्रुप जो है वो हम ख्याल ग्रुप क्या करेगा, और वो हम ख्याल ग्रुप क्या हुकूमत के लिए किसी किस्म का कोई ख़तरा बन सकता है या नहीं, तो इस हवाले से हमें बात करनी है। और दूसरा मामला जो इसराइल और फ़लस्तीनियों का जो मामला चल रहा है, एक खूनरेज़ लड़ाई चल रही है जिसमें इसराइल की तरफ से मुसलसल हमले किए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर। और अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने जंगबंदी पर ज़ोर दिया है, बयानात दिए हैं। जो सलामती कौंसिल का इजलास था चौथा, वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। जंगबंदी का किसी तरह का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब उवैस तौहीद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस साहब। जी वाइसलाम उवैस शिफा। बहुत शुक्रिया अवैस साहब। सबसे पहले तो फ़लस्तीन के हवाले से हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं, ये जो रीसेंट इरप्शन हुई है टेंशन की और इसराइल की तरफ से जो अचानक और हर वक्त मतलब कुछ अरसे बाद ये चीज़ रिपीट होती है, ये नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा है, हर कुछ अरसे बाद ये रिपीट हो जाता है एक एपिसोड बहुत शदीद बर्बरियत का। ये इसकी वजूहात आपको क्या नज़र आती हैं कि ये रेपिटेटिव क्यों है इतना? शिफा, इस पूरी तारीख के अंदर जाहिर बात है कि इसराइल की नंगी जारियत है जो 1948 या 1948 से शुरू हुई, जब से क्रिएशन हुआ है इसराइल का। और उस वक्त देखिए कि आप 1948 में 5-6% इनकी आबादी थी, यहूदी आबादी जो थी, और उसको 56% जो है वो इलाका मिला था यूएन की तरफ से जब क्रिएशन है। और उसके बाद मुस्तकिल जो है वो यहूदी आबादियों का सिलसिला जारी है। ये सिर्फ रिलीजियस मसला नहीं है, ये सिर्फ नजरियाती मसला नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलोनियल सेटलमेंट का मसला है, ये एपार्थाइड का मसला है। मैं दूसरे इंतफादे यानी कि दो इंतफादे की हुई है अदवार, एक 1987 से 1993 तक, जिसमें इजराइल के शायर और मौसीकार और सब उसमें शामिल थे, चाहे वो महमूद दरवेश हो जो आइकॉनिक फिगर रहे हैं जिला वतन, तो बहुत सारे लोगों को तो उन्होंने जेल भेज दिया था, और हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए थे उस पहले इंतफादे में। दूसरा इंतफादा में मैं लंदन में था बीबीसी के लिए, और मैं गया था वहाँ पे कवर करने, और मैंने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर सामने आपके जो है वो जारियत हो रही है और आप बेबस हैं। यानी कि यरूशलेम के अंदर देखिए, मशरकी यरूशलेम के अंदर। मीनवाइल उवैस साहब की तरफ जाते हैं। उवैस साहब, जो चौथा इजलास था सलामती काउंसिल का वो भी नाकाम हो गया, बग़ैर किसी ऐलान के ख़त्म हो गया। तो ऐसे इजलासों के बाद हम फिर जो यूएन जनरल असम्बली का जो इजलास है, हम तवक्को क्या रख सकते हैं? देखिए, कल जो अक़वाम मुत्तहिदा में मंदूब हैं फ़लस्तीन के, उन्होंने जो तरजीहात बताई हैं, पहली तरजीह ये कि फ़ौरन जंगबंदी होनी चाहिए, सीज़ फायर का ऐलान होना चाहिए। दूसरा ये कि जो मैसूर गज़ा के अंदर फ़लस्तीनी हैं, जो वहाँ के बाशिंदे हैं, 50,000 के करीब, तो वो UNRWA यानी कि वो जो महाजरीन की जो यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है फ़लस्तीनी, वहाँ उनके स्कूलों में जो है वो पनाह लिए हुए हैं, बिल्डिंग्स तबाह हैं, रोड्स तबाह हैं। इवन कोरोना वायरस की जो तशख़ीस के लिए एक लेबॉर्ट्री थी गज़ा में, उसको भी इजराइल की जारियत की वजह से निशाना बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली तरजीह जो है वो जंगबंदी की, दूसरी तरजीह जो है एक ह्यूमैनिटेरियन एड का ऐलान की, और तीसरी कि किस तरीके से ये मसला जो कई दिहाइयों से मुस्लिम उम्मा और ख़ास तौर पे फ़लस्तीनियों को जो हायल है वो किस तरीके से हल हो, और ये जारियत किस तरीके से ख़त्म हो। जो शिफा बात कर रही थी उवैस शामुक कुरैशी साहब से, एक तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के कि वज़ीर ख़ारजा गए हैं और एक इनिशिएटिव किया है जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ही मस्बत इशारा है। जो शिफा बात कर रही थी, जी मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रही थी बेसिकली। जी कि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं उनको करप्शन और फ्रॉड के चार्जेस का सामना है। अगर वो इक़्तिदार से हटते हैं तो यकीनन जो है वो कोई जो बाज़गश यही है कि वो जेल जाना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने कितना राइट विंग एक व्यू लिया हुआ है, और वो कहते हैं कि नहीं, फुल फोर्स के साथ इसराइली जारियत शुरू होगी, और ये हमास की मुबैना तौर पे दहशतगर्दी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि सेल्फ डिफेंस के अंदर इजराइल जो है ये अपनी सलामती के लिए बात कर रहा है। निहत्ते फ़लस्तीनी हैं, कौन सा असला है? आप देखिए कि इस दफ़ा जो मैं आपसे बात कर रहा था कि दूसरे इंतफादे के अंदर मैं वहां पे था, यरूशलेम से रमल्ला के दरमियान जो है 500 से
ऊपर ब्लॉकेड्स और चेक पोस्ट हैं। आप अंदाजा लगाइए, ये 10-12 किलोमीटर का रास्ता है जिसपे मैं गया हूँ। उस जमाने में 100-150 थी, और अब वहां पर एक सिक्योरिटी वॉल, सिक्योरिटी के नाम पे एक वॉल बना दी है इजराइल ने कि इजरायली शहर और वेस्ट बैंक जो फलस्तीनियों के इलाके हैं उनके दरमियान एक 25 फीट की दीवार और 3 मीटर लॉन्ग यानी कि 9-9.5 फीट की जो है चौड़ाई के हिसाब से, ये इसको फलस्तीनी एपार्थाइड वॉल कहते हैं। आप ये देखिए शिफा उवैस के वहां पर शनाख्ती कार्ड अलग है फलस्तीनियों के, वहां पे गाड़ियों की नंबर प्लेट्स अलग हैं। अगर मैं मशरकी यरूशलेम का शहरी हूं तो मुझे इतने लोगों ने वहां बताया कि अगर मैं 6 महीने के से जायद बाहर रहता हूं तो फिर वो आके मुझे टूरिस्ट वीजा देंगे और मशरकी यरूशलेम पे कब्जा भी करना चाहते हैं। और शुरू के अंदर जो ये मामला हमेशा होता है वो होता है अल-अक्सा कंपाउंड के साथ, जो हमारे दिलों के करीब है, जो हमारा मानना है, हमारे यकीन है कि वो ये यरूशलेम हमारे लिए जो है वो कितना मुकद्दस है, उस पे कब्जा करना चाहता है और उसी को इटर्नल कैपिटल कहते हैं, चाहे वो रियल शरॉन हो, चाहे वो नेतन्याहू हो। ये इजरायलियों का है कि जी अब आप अंदाजा लगाएं कि यहूदी आबादियों की तादाद, मैं जब वहां पे गया था 2000 में तो 2 लाख लोग थे फलस्तीनी इलाकों में। इस वक्त अगर आप देखें तो 6 लाख यहूदी आबादियां हैं। शेख जर्राह जो इलाका है जहां से ये मामला शुरू हुआ, तो ये एविक्शन से शुरू होता है। होली साइट पे जो हमारी मुकद्दस मुकामात हैं वहां पे प्रोवोकेशन होती है। उसके बाद फलस्तीनी जब पत्थर या गुलेल से निशाना बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद उन्हें लाइव एमुनिशन और रबर कोटेड बुलेट्स के साथ निशाना बनाया जाता है। हजारों की तादाद में इस वक्त जेलों के अंदर है। यकीन कीजिए कि रमाला के अंदर, मैं एक सहाफ़ी के तौर पे मैं हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ, यही मेरा एक एम होता है, लेकिन फलस्तीन के अंदर या इजराइल की सरजमीन पे आपके लिए सबसे मुश्किल काम न्यूट्रलिटी है कि किस तरीके से सामने जारियत हो रही है, और उसके सामने सिर्फ रमाला के अंदर या पूरे गजा के अंदर आंसू हैं। वो एक रोज खुशी के आंसू में बदलते हैं जब उनका कोई नौजवान बेटा इजराइल के जेल से वापस आता है उनके इलाके में, और दूसरे रोज वही आंसू जो होते हैं वो किसी के जनाजे के लिए होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि कैटास्ट्रॉफी है जो 1948 से शुरू है और मुस्लिम उम्मा कहीं ना कहीं कमजोर होने से ये मामला इतनी इस नहज तक पहुंच गया है। अब वैसा कमजोरी पे ही हम बात भी कर रहे थे। इंतफादा का आगाज है, अनअनाउंस जो है वो आगाज है, और इस दफा सोशल मीडिया जो है वो इजराइल फलस्तीनी नौजवान लड़के लड़कियों का एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना है कि जब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, ये झूठ होता है, वो सबूत के तौर पे वो वीडियो जो है वो उसको लगा देते हैं, फेंकते हैं आपके सामने कि ये है हकीकत। तो वैसा हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम उम्मा की हम बात कर रहे थे, 1.5 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं दुनिया में और इतने कमज़ोर एक पोजीशन में हैं कि एक ज़माना होता था कि ओपेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी और उसने तेल रोक दिया, और जब तेल रोक दिया तो फिर उधर टेंशन पड़ गई, और आज वो दिन है कि हमें तेल होते हुए, पैसा होते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम इतने कमज़ोर हैं कि हम ये पोजीशन नहीं ले उनसे दिलवा सक रहे कि भाई वो कम अज़ कम वेस्ट जो है जो हिमायत कर रहा है इजराइल की, वो कम अज़ कम मजम्मत ही कर दे। क्यों इतनी कमजोरी है सर? देखिए शिफा, बात की है कि शुरू के अंदर तो 1967 के अंदर जो वॉर हुई, 6 दिन की 6 डे वॉर जो हार गई बदकिस्मती से, साजिशों से और अपनी कमजोरियों से, उसमें अरब ममालिक ने लड़ा था फलस्तीनियों के लिए और 1948 में भी लड़ा था। लेकिन जो कमजोरियां हैं आपस के, जो फिरकावारियत की बुनियाद पे तकसीम है, जो अरब ममालिक के अंदर इख्तलाफात हैं, जो आपस की लड़ाइयाँ हैं, आप देख लीजिए मशरक़ वस्ता के अंदर किस तरह बटा हुआ है मुस्लिम दुनिया। इसी तरह ये वक्त के साथ साथ बतदरीज जो है मुस्लिम दुनिया के अंदर क्रैक्स आते रहे, और उसका जो हमें नुकसान हुआ, चाहे वो मिस्र हो, चाहे मिस्र जो है उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, जॉर्डन जो है उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, अब यूएई ने इजराइल को एक्सेप्ट किया है, और जाहिर बात है दूसरे मुस्लिम ममालिक पर ये मुस्तकिल दबाव रहता है। तो किस तरीके से आप मज़ाहमत करें, वो आपके तुर्की के भी तो टाइज तो हैं, मतलब टाइज तो उन्होंने भी बेहतर किए हैं अपने इजराइल के साथ, तुर्की ने। जी बिल्कुल, यूएई है, बहरीन है, और अभी आप देख लीजिए जो एक स्टेटमेंट है
उसके अंदर किस तरीके से उन्होंने बीच की लाइन लेने की शुरू की है, जहां पे सामने जारियत हो रही है और आप कोई दरमियानी लकीरें ढूंढ रहे हैं इस सारे जंग के अंदर, इस सारी जारियत के अंदर, जहां पे फलस्तीनी पिस रहे हैं, जहां पर आपके मुक़द्दस मकामात जो है उनकी बका का मसला है। तो मैं समझता हूं कि जब तक मुसलमान ममालिक में इत्तेहाद नहीं होगा, ये हम हुकूमत को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि और टर्की के जो सदर अर्दोगान साहब हैं उन्होंने भी दो टोक स्टांस लिया हुआ है। ये अच्छा है कि इस तरह के जिस तरह इमरान खान साहब ने लिया है और शामिद कुरैशी साहब गए हैं टर्की, ये एक सिग्नल ऐसा भेजता है इत्तेहाद का। अब आप देख लीजिए कि जो बाइडन डेढ़ दो हफ्ते से जारियत हो रही है, अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम जंगबंदी की हिमायत में। अभी वो तो सर असला बेच भी रहे हैं, अभी डील कर रहे हैं डॉलर की जी, जो बिल्कुल आर्म्स बिल्कुल डील की जो आपने एड उनको अप्रूव की है कांग्रेस ने अमेरिका की, तो उसका जवाब कौन देगा? तो एक बहुत बड़े सवालिया निशान है खुद मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पे भी और मगरबी ताकतों की जो एक वन साइडेड और उस जारियत के अप्रोच जो है एक टैसिट जो अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो मामला था पहला हमारा जिस पे हमने बात करनी थी। अब जरा हम अंदरूनी मामले पर आते हैं। वो मामला जो इमरान खान साहब और जो जहांगीर तरीन साहब के दरमियान इस वक्त हो रहा है, वो जो हम ख्याल एक ग्रुप बन गया है, इसको हम क्या कहेंगे? ये इमरान खान साहब के लिए ये मकाफात अमल हैं या ये मतलब ये हो क्या रहा है? थोड़ा हमें समझाएं। और ये कहाँ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्या ये हुकूमत के लिए कोई खतरा हो सकता है? और इज ही गोइंग टू कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर? ये तो तीन ऑप्शंस हैं, यू कैन सिलेक्ट या नन ऑफ द अबव भी कह सकते हैं आप। एक तो मेरे जहन में जो सबसे पहले आया कि ऑल इज नॉट वेल इन द हाउस ऑफ खान। इमरान खान साहब के घर में सब कुछ अच्छा नहीं है। जहांगीर तरीन जो हैं उनके दस्तराज, अब उन्होंने एक पावर शो किया है और क्लियरली ये एक बगावत है और क्लियरली एक फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसका नाम कोई भी वो दे दें। अब ये जाहिर बात है। दूसरी तरफ मैंने जब तहरीक इंसाफ के कुछ चाहने वालों से कल रात को बात की, जो उनके पार्लियामेंटेरियन नहीं है, जो आम चाहने वाले हैं हमारी फैमिली में, दूसरी जानने वाली फैमिलीज में, उनका कहना था कि भाई ये ब्लैकमेल है, सीधा सीधा चीनी पे सब्सिडी दे दो। जहांगीर तरीन साहब और उनका जो हमख्याल ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा और ये स्टांस बिल्कुल सही है। ना मिलना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इनके साथ, ना ब्लैकमेल होना चाहिए। लेकिन मकसद ये कि इस वक्त माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, बड़ा खतरा लाहक हो गया है। पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनको नायब ने बुला लिया है, खुद इतनी बारीक धागे के साथ वहां पर पंजाब और वफाक में इमरान खान साहब की हुकूमत खड़ी है, उसको कैसे संभाला देंगे? और ये बयानात तहरीक हम ख्याल ग्रुप के अपना जहांगीर तरीन साहब के जी बजट में हम देखेंगे कि क्या लोगों की भलाई के लिए अगर पॉलिसीज आ रही हैं तो फिर हम उस पे फैसला करेंगे। तो अगर बजट पे ये अगेंस्ट फैसला देते हैं और बजट मंजूर नहीं होता तो फिर तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉ, फिर तो ये जाहिर बात है कि फिर से आपको सारा कुछ करना पड़ेगा इलेक्शन। और तो एक बहुत बड़ी सामने न सिर्फ अपने घर के अंदर इख्तलाफात की बात हो रही है, जहांगीर तरीन पे तो बहुत चर्चा हुआ, लेकिन आप देख लीजिए जुल्फ़िकार बुखारी साहब ने अभी इस्तीफा दिया है। रिंग रोड के करप्शन का मुबैना मसला है, स्कैंडल है। इससे पहले आमिर कियानी साहब पे हुआ, नदीम बाबर साहब पे हुआ। तो ये तवातुर के साथ जो एक इमरान खान साहब के घर के अंदर जो लोग हैं, जो उनके अपने मुंतखब किए हुए लोग हैं, उन पे जब उंगलियां उठ रही हैं, ठीक है, अपनी उसके लिए इत्मीनान के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमने खुद इंक्वायरी शुरू की है, लेकिन ज़ाहिर बहुत सारे सवालात जो हैं वो इसकी तरफ उठते हैं। बड़ा निशान, बड़ा सवालिया निशान आपकी कारकर्दगी में छोड़ रहा है कि गवर्नेंस के भी मसला है, महंगाई का भी मसला है और आपस में जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन है उसका भी मसला है। बिल्कुल सही है।